नमस्कार, परिपाटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं परिपाटी न्यूज। आज आपको दिखाते हैं लोकसभा क्षेत्र मुरादाबाद की प्रथम महिला सांसद कुंवरानी रुचि वीरा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने हमारे सहयोगी शुभम वालिया से अनेक मुद्दों पर वार्ता की। कुछ खट्टी तो कुछ मीठी प्रश्नोत्तरी के साथ देखिए यह रिपोर्ट। आइए आपको वर्तमान सांसद रुचि वीरा के बारे में कुछ बताते चलें कि रुचि वीरा एक भारतीय राजनीतिज्ञ और मुरादाबाद से लोकसभा की वर्तमान सांसद हैं। रुचि वीरा का जन्म हसनपुर जिला जेपी नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। रुचि वीरा 2024 के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीती हैं। रुचि वीरा ने भाजपा के उम्मीदवार स्वर्गीय सर्वेश सिंह को करीब 1,05,000 वोटों से हराया। उन्होंने सपा नेता आजम खान का करीबी माना जाता है। समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर ST हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को मैदान में उतारा था और नतीजा यह हुआ कि रुचि वीरा 1,05,000 वोटों से चुनाव जीत गई। रुचि वीरा 2005 में बिजनौर जनपद की जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। 2014 में एक कार्यकाल के लिए बिजनौर सदर से विधायक रह चुकी हैं। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शुभम वालिया परिपाटी न्यूज़ से, और आज हम पहुंचे हैं मुरादाबाद से नवनिर्वाचित सांसद कुंवरानी रुचि वीरा जी के आवास पर, और आज उनसे हम उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में और भविष्य की राजनीति के बारे में, उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। तो परिपाटी न्यूज़ पर मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। सांसद जी, सबसे पहले तो परिपाटी न्यूज़ की ओर से मैं आपको बधाई दूंगा कि आप मुरादाबाद जैसे एक बड़े लोकसभा क्षेत्र की पहली महिला सांसद बनने का आपको सौभाग्य मिला। और जहां बिजनौर से आती हैं, जहां बिजनौर में मीरा कुमार जैसे, मायावती जैसे महिला सांसद रहे, और आपको मुरादाबाद से मिला, तो आप कैसा फील करते हैं, आप कैसा अनुभव करते हैं मुरादाबाद से पहली महिला सांसद बनने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं मुरादाबाद से चुनाव लड़ी हूँ, तो मुरादाबाद में 4 सीट तो मुरादाबाद जनपद की हैं और 1 सीट बिजनौर जनपद की है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं मेरी कोई कर्म भूमि बहुत बदल गई। और भाई मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने लोकसभा क्षेत्र की समस्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्ग के मतदाताओं का, सभी अपनी माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, कि जिन्होंने मुझे, मेरा जो कैंडिडेचर था उसे बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट किया, बड़ी मुझे मोहब्बत दी। मेरे चुनाव में बढ़ चढ़ के सब लोगों ने भाग लिया और न केवल मुझे वोट दिया बल्कि मुझे अपनी दुआएं और आशीर्वाद भी दिया। तो मैं उन सबका भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सांसद जी, मेरा सवाल ये है कि आप बिजनौर से आती हैं, आप बिजनौर विधायक भी रहीं, आपके परिवार से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, और आपका एक पुराना राजनीतिक इतिहास है, और ICS आपके परिवार में रहे आज़ादी से पहले। तो आपको मुरादाबाद जाना पड़ा, जबकि वहाँ डॉक्टर ST हसन का नामांकन भी हो चुका था। ऐसी चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में कि अखिलेश यादव जी को माननीय आजम खां के प्रेशर में आकर के आपको टिकट दिया, या सच कुछ हो रहा है? आप आज कैमरे पर ये बताएं। देखिए, मेरा राजनीतिक घराना है, मैं विधायक भी रही हूँ और मैं खुद भी जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी रहे हैं अध्यक्ष, मेरे ससुर कई बार विधायक मंत्री रहे हैं। मेरा राजनीतिक घराना है, और काम करने वाले के लिए, जो अपने क्षेत्र में काम करता है, उसके लिए कोई सीमाएं नहीं होती। भाई बिजनौर में भी काम कर सकते हैं और मुरादाबाद में भी अपनी जो भी एक कार्यशैली है उसका फायदा मुरादाबाद में भी कर पहुंचा सकते। कोई चुनौती लगती है आपको मुरादाबाद जाकर, कि कोई आपको ऐसी चुनौती लगती हो या कुछ नयापन लगता हो, वहाँ के लोगों से, वहाँ की जनता से परिचय करने में कोई ऐसी समस्या तो नहीं आई मुरादाबाद?
देखिए, मैं थोड़ा क्लियर ये कर दूं कि वैसे भी मुरादाबाद जनपद की ही मेरी पैदाइश है, वहीं पले बड़े हैं, वहीं कॉलेज किया है, वहीं सारी रिश्तेदारियां हैं, तो ऐसा मेरे लिए कोई मुरादाबाद अजनबी जगह नहीं है। और भाई मुरादाबाद के लोगों ने मुझे बहुत मतलब पसंद किया है और मुझे बिल्कुल मुरादाबाद अपना घर लगता है और कुछ महीनों में ही सब लोगों में मैं घुल मिल गई हूँ। और चुनौती क्या है, काम करना है, यहाँ भी रहते, यहाँ प्रतिनिधित्व किया है जब भी, तो यहाँ भी विकास किया है और वहाँ भी विकास ही किया है। और जहाँ तक सवाल ये है, भाई आजम खान साहब भी नेता हैं हमारी पार्टी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी का, जहाँ भी लड़ने के लिए मुझे आदेश हुआ, मैं बिजनौर से भी तैयारी कर रही थी और भाई बिजनौर मेरा मतलब विधायक भी रही हूँ या जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हूँ, तो मैं यहीं से टिकट मांग रही थी। लेकिन नेता का आदेश जब मुरादाबाद के लिए हुआ तो आदमी को जीवन में चुनौतियां तो स्वीकार करनी चाहिए। डॉक्टर एस टी हसन जी ने आपका चुनाव में सहयोग किया? देखिए, ये उनकी जिम्मेदारी अब थी और उनका कर्तव्य था। आपने कहा मैं उनकी छोटी बहन हूँ। देखिए, वो पार्टी में नेता हैं, मतलब पार्टी से सांसद रहे हैं, तो उन्हें लड़ाना चाहिए था और उन्होंने नहीं लड़ाया, ये उनका है और पार्टी नेतृत्व उसको तय करेगा। और वो मीडिया में कहते रहे कि भाई मैं उनका चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। अब ये उनकी जिम्मेदारी थी, जब वो पार्टी में है तो उन्हें लड़ाना चाहिए था। तो और मैंने तो हमेशा ही उन्हें अपना बड़ा भाई बताया। अब उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए था। बहरहाल परिणाम आप लोगों के सामने है, भारी तादाद में लोगों ने मुझे वोट दिया है और चुनाव जिताया है। रुचि वीरा क्या पुलिस से नाराज रहती हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने ये सवाल इसलिए किया, आपका पहले से भी ये या तो जनता के हित के लिए कहिए या अधिकारों के लिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव जी की रैली थी और आपने वहाँ पुलिस को बीजेपी नाराज होकर के मंच से दहाड़ के डांट पिलाई कि बीजेपी की आप एजेंटगिरी मत करो, दलाली मत करो। और जब चुनाव हो रहे थे, जिस दिन यानी कि वोट हो रहे थे, उस दिन आपकी 2 जगह पुलिस से भिड़त हुई, एक जगह रास्ते में गाड़ी खड़ी करने के लिए ऊपर और एक जगह अंदर जाने के ऊपर। तो मुझे लगा कि क्या रुचि वीरा पुलिस से नाराज रहती हैं या फिर कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली आपको उचित नहीं लगती है? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत साल से सियासत में हूं और मेरा कभी भी इतिहास ऐसा नहीं रहा कि मेरी पुलिस से कोई नाराजगी हो। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर मेरे मतदाता के ऊपर कहीं दिक्कत आएगी तो मैं उनके साथ खड़े होने का काम करूंगी और अगर कहीं गलत महसूस करूंगी तो बोलने का काम करूंगी। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है और ना मेरा ये कार्यशैली है। मेरा मकसद ये है कि विकास होना चाहिए, लोगों को आज़ादी से वोट डालने की मतलब हम आज़ाद मुल्क में चुनाव लड़ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, तो वोट डालने की आज़ादी होनी चाहिए। किसी को किसी पार्टी की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। एक स्वतंत्र माहौल में, एक आज़ादी के माहौल में वोट डालने की लोगों की को मतलब इजाज़त होनी चाहिए। सवाल आपसे है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो आपके पार्टी के नेता हैं, आपके संरक्षक हैं, वो पीडीए परिवार का नारा देकर चुनाव में आए और चुनाव उन्होंने जीता भी। जीतना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बेहतर प्रदर्शन है, जिसके लिए आपकी पूरी टीम, आप सब बधाई के पात्र है। पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, क्योंकि आप एक सामान्य जाति से भी बिलोंग करते हैं और सामान्य परिवार भी आपसे, जाति के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे उम्मीदें रखते हैं, तो पीडीए में सामान्य जाति के लोगों के लिए क्या संभावनाएं हैं या केवल समाजवादी पार्टी पीडीए की ही राजनीति करेगी, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की ही राजनीति करेगी? देखिए, आपको मैं बताऊं कि ना तो मेरे परिवार में कभी जाति धर्म का कोई भेदभाव रहा है किसी भी वर्किंग में और न ही हमारी पार्टी में। देखिए मैं आपको बताना ये चाहती हूँ, देखिए मैं भी सामान्य वर्ग से हूँ और मुझे पार्टी ने टिकट दिया और मैं चुनाव लड़ी और जीती। तो ये नहीं है, एक समन्वय की बात है। कहीं ना कहीं जो पिछड़ा है, दलित है, जो अल्पसंख्यक है, उसको उतने अवसर नहीं मिले हैं जितने मिलने चाहिए थे। तो ये हमारी पार्टी उनका उत्थान चाहती है, अपलिफ्टमेंट चाहती है और उनको जोड़ना चाहती है अपने साथ में। तो हमारे नेता ने पीडीए को महत्व दिया और आपने देखा कि जगह जगह पर उन टिकट देने का भी काम किया। हमारे बिजनौर में ही देखिए कि सैनी समाज का कैंडिडेट लड़ाया,
आसपास में अगर आप देखें तो भाई रामपुर में अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति को चुनाव लड़ाया, तो एक समन्वय बनाने की कोशिश की है कि सभी को साथ में लेके चलें। आपने देखा कि मेरठ में सामान्य सीट पर, अयोध्या में सामान्य सीट पर दलित भाई को चुनाव लड़ाया, तो ये एक समन्वय बनाने की कोशिश हुई है। और अयोध्या से मुझे याद आता है, और मेरी भी जब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से बात हुई, मैंने उनसे भी ये सवाल किया। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट माननीय अवधेश जी जीते हैं, क्या देखते हैं, जबकि माहौल पूरा राम मंदिर के पक्ष में था। और मुझे लगता है कि आप भी भले ही समाजवादी पार्टी की नेता हैं, लेकिन भगवान राम में आपकी पूर्ण आस्था है। अखिलेश यादव भी इस बात को कहते हैं, डिम्पल यादव का भी बयान आया, मैं भगवान राम को पूरा मानती हूँ और वे मेरे आदर्श के रूप में भी देखते हैं। तो अयोध्या में समाजवादी पार्टी का ने जो ये कमाल किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहाँ काफी काम भी किया है, जिसको आप नकार नहीं सकते। योगी जी की पूरी सरकार वहाँ लगी हुई थी, क्या कारण रहे कि वहाँ की जनता ने सपा को लाइक किया? देखिए, मुझे इस विषय पे थोड़ा सा बोलने का आप मौका दें कि पहली बात तो ये है कि हम हिंदू हैं, तो हमारी पूरी आस्था भगवान राम में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम मंदिर बना है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो राम मंदिर का कार्ड बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में खेलने की कोशिश की, और आपने देखा कि अयोध्या से भारी वोटों से न केवल जीते हैं, 51-52 हजार वोट से वो चुनाव जीते हैं हमारी पार्टी के कैंडिडेट। और जो असल में जो अयोध्या के लोग इन सब चीजों से परेशान हुए हैं कि मतलब दिखाया तो कहीं और कुछ और गया, लेकिन जो असलियत थी, इसमें बुरा मत मानिए आप, मीडिया ने भी बड़ा इसमें रोल प्ले करा कि भाई राम मंदिर का इतना बड़ा प्रचार मीडिया सबको दिखाती है। अगर समाजवादी पार्टी कुछ अच्छा करेगी तो मीडिया उसको दिखाएगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो वहाँ घर तोड़े गए, जिनसे लोग पीड़ित हुए, जिनके मतलब मकान दुकान तोड़ दिए गए, वो पीड़ा तो वही जानते थे, अयोध्या वाले ही। बाहर तो सिर्फ एक अच्छा सा दिखाया जा रहा है कि भाई ये बन रहा है, ये कॉरिडोर बन रहा है, सड़कें बन रही हैं। आप देख रहे होंगे राम लला जहाँ स्थापित हुए हैं, जहाँ मंदिर बना है, वहाँ पानी भरा हुआ है, दर्शन भी बंद कर दिए गए हैं। कल ही मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे कि वहाँ सड़कों में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि लोग उनके अंदर गिर रहे हैं, खोखले हैं बिल्कुल। तो जो ये खोखले, जो अयोध्या में खोखला विकास हुआ है, और जो अयोध्या के लोगों ने अपने मकान खोए, जो दुकानें टूटी उनकी, जो उनका कारोबार खत्म हुआ, तो उस पीड़ा को तो वही जानते गए हैं, वो तो पूरे भारतवर्ष में दिखाया नहीं गया, तो उस पीड़ा को वही जानते थे, तो उसका जवाब उन्होंने देने का काम किया है। और न केवल अयोध्या ने, पूरे उत्तर प्रदेश ने जवाब देने का काम किया है। और 37 सीटें समाजवादी की और 43 सीटें इंडिया गठबंधन की जीती हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि अयोध्या में जो असलियत थी उसको न दिखा के कुछ और ही सुनहरा सपने लोगों को पूरे भारतवर्ष में दिखाए गए। तो ये विकास बिल्कुल खोखला था, जहां कुछ पता नहीं 885 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है सड़क का, जिसमें कि लोग पूरे के पूरे गड्ढे में समा रहे हैं। आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वहां बिल्कुल पैसे की बर्बादी हुई है और लोगों को कोई राहत नहीं मिली। लोग आज व्यापार से तंग हैं और कारोबार से तंग हैं और अपने घरों तक को भी खो चुके हैं। रुचि वीरा जी अपने परिवार सहित कब जा रही हैं रामलला के दर्शन करने? देखिए, जैसे ही मौका मिलेगा जरूर जाएंगे। चलिए, आपने अयोध्या पर जवाब दिया। मैं ये अगला सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी 2027 में क्या गठबंधन से ही चुनाव लड़ेगी या अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, जैसा भी होगा। अच्छा, क्या कर पाएगी? क्या सरकार बनेगी? क्योंकि भाजपा दावा कर रही है कि हमारा परसेंटेज डाउन नहीं हुआ है, लगभग कम, थोड़ा सा कम है, और अब की बार तीसरी बार फिर योगी सरकार के आएगी। मैं आपको बताऊं कि जो ये जहां तक परसेंटेज का सवाल है, परसेंटेज इंडिया गठबंधन की सीटें जितनी जरूरत थी बहुमत के लिए उतनी नहीं आई, लेकिन वोट प्रतिशत इंडिया गठबंधन का बहुत भारी बढ़ा है। शायद 51% कुछ वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को मिला है और काफी कम वोट एनडीए को मिला है। तो और आप ये समझिए, उत्तर प्रदेश में भी 224 विधानसभा
समाजवादी पार्टी ने जीतने का काम किया है। 2027 में सपा क्या कर पाएगी? सरकार बनाएगी। सरकार बनाएगी, ये आपका आत्मविश्वास है और आपको शुभकामनाएं, आप उसी तरह से काम करते रहें। मेरा एक सवाल ये है कि ये मेरा आपसे पर्सनल जुड़ा हुआ सवाल है कि आपका परिवार और आपने राजनीति में बहुत कुछ देखा, उतार चढ़ाव भी देखे, आपकी एक सेक्युलर नेता की पहचान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा ये बताया गया, ये कहा गया कि रुचि वीरा जी केवल एक वर्ग को लेकर के चाल चलती है। पेदा कांड से आप हाईलाइट हुई, उसके बाद एक आपको याद होगा आपका एक भाषण बड़ा वायरल हुआ। वहाँ आपने कहा कि मुस्लिम समाज के लिए कहा कि आप लाइन लगा करके वोट डालना, आप वो लोग हैं जो पेट पर पत्थर बांध करके भूखे रह करके का जिहाद करते हैं। इसका क्या मतलब था? इससे कहीं ना कहीं भाजपा को ये मौका मिला कि रुचि वीरा केवल एक वर्ग को ही आगे बढ़ाने का या उनको पसंद करने का काम करती है। देखिए, मैं खुद हिंदू हूँ, मेरी पार्टी के नेता हिंदू हैं, यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं। तो ये आरोप लगाना बिल्कुल निराधार है। हम लोग संस्थाएं भी चलाते हैं और हम राजनीति भी करते हैं। हमने कभी किसी जाति के बीच में भेदभाव नहीं किया। जहाँ तक पेदा कांड का सवाल है, वहाँ भी देखिए जो जनप्रतिनिधि है उसकी दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पीड़ित के साथ खड़ा हो। मैंने पीड़ित के साथ खड़े होने का काम किया। अगर पीड़ित मुस्लिम थे तो उनके साथ खड़ी हुई, पीड़ित अगर कोई और होते, हिंदू होते, तो उनके भी साथ खड़ी होती। जहाँ तक सवाल ये तो एक जानकारी की बात है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, हमारे मुस्लिम भाई वो हर तरह से हिंदुस्तान की हर कुर्बानी में उनका योगदान है, आज़ादी में भी, विकास में भी, हर तरीके से। तो उसमें कोई ये तो जानकारी की बात है कि भाई वो मतलब उन्होंने भूखे रह के भी, रोजे रख के भी वो जिहाद करा, उन्होंने लड़ाई लड़ी और वो फाके से रह के भी वो कोई लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये मैंने उनसे कहा कि भाई आप किसी चीज़ की परवाह ना करें और अपने वोट को डालने का काम करें। सांसद जी, अब आप मुरादाबाद की सांसद हो चुकी हैं और क्या आपके मन में देखिए एक चीज़ है कि निधि का अलग विषय होता है, योजनाएं अलग होती हैं, लेकिन आपने कुछ सोचा है कि मैं वहाँ ये छाप छोड़ूंगी कि जनता मुझे ही याद करेगी? क्या भविष्य को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं कि मुरादाबाद की जनता आपको भविष्य के लिए भी, यानी कि 5 साल के बाद भी आपको याद करे या दोबारा मांग करे कि रुचि वीरा हमारे क्षेत्र में आए और हमारे लिए काम करें? राजनीतिक क्षेत्र ही नहीं होता, सामाजिक क्षेत्र में भी व्यक्ति काम करता है। तो क्या आपके मन में ऐसे विचार है जिससे मुरादाबाद की जनता को पर आप प्रभाव छोड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं विधायक भी रही। मैंने पूरी मतलब हिम्मत से, मेहनत से, अपनी कोशिशों से बिजनौर के अंदर विकास कराने का काम किया, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए हो, चाहे विधायक रहते हुए हो। यही मेरी कोशिश पूरी मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में भी रहेगी। मुरादाबाद के लोगों ने मुझे सम्मान देने का काम किया है और अपनी तमाम ताकत, तमाम कोशिशों के साथ हर लोगों के सुख दुख में साथ रहने का काम करूंगी। विकास के जो भी कार्य हो सकते हैं वो पूरी तरह से वहाँ करने का काम करूंगी। मैंने कभी भी जाति धर्म को नज़र में लाने का काम नहीं किया, हमेशा विकास की बात करी और न केवल मैंने, मेरे परिवार ने सभी लोगों के लिए काम किया है, काम करते आए हैं और काम करते रहेंगे। अपना राजनीतिक गुरु किसको मानती हैं आप? देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राजनीतिक गुरु हैं, मोहम्मद आजम खान साहब मेरे राजनीतिक गुरु हैं। ऐसे ही और सब साथी हैं, सब लोगों के साथ मिलके काम क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जिताया है, उनके लिए कोई संदेश? आप भी खुश होंगे और उनको बधाई दी होगी, पूरा देश खुश हुआ, उनके लिए एक लाइन में कोई संदेश? मेरी तरफ से पूरी इंडिया टीम को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने का काम किया और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत लंबे समय के बाद हमने इतनी बड़ी सफलता मिली है। कोई भी मैच हमारी टीम नहीं हारी, ये बड़ी खुशी की बात है और मेरी तरफ से बहुत। सांसद जी, मेरा सवाल ये है कि अभी फिलहाल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में योगी जी मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई ऐसी योजना या कोई ऐसा काम
भारतीय जनता पार्टी करती है जो जनहित में है, तो क्या आप उनका सहयोग करेंगे? आपकी पार्टी सहयोग करेगी? वो कुछ अच्छा करेंगे तो कोई हमारा उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो अच्छा करें तो सबको समान नजर से देखें तो नहीं, बीजेपी कहती है कि हम कुछ अच्छा करें या बुरा करें, लेकिन विपक्ष को उसको गलत ही साबित करना होता है। ये एक ट्रेंड भी है। और मैं इसलिए आपसे सवाल किया कि विकास के कार्यों में जहां विकास हो, जहां जनता के हितों की चर्चा हो, क्योंकि बीजेपी भी इस बात का आरोप क्यों लगाती है, जबकि विपक्ष ये कहता है कि हम उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं। कुछ नीतियां आपको उनकी कैसी लगती हैं? कोई अच्छी लगती है या आप भी विरोध करने का काम करेंगे? देखिए, आप बताइए, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया। बताओ कहीं आपके आसपास में किसी का नौकरी मिली हो तो अब इसकी तारीफ करें या आलोचना करें? आप बताइए, रोज 70 बार पर्चा लीक हुआ है, क्या करें? तारीफ करें? किसानों ने 1.25 साल तक धरना दिया दिल्ली के बॉर्डर पर। प्रधानमंत्री जी ने उनकी एक बार भी बात नहीं सुनी, उनकी पीड़ा नहीं सुनी, और उनको कोई जो उचित मूल्य मिलने चाहिए, जो उनकी तकलीफें थी, उन्हें दूर नहीं किया। आप देख रहे हैं मणिपुर में एक हमारी बहन के साथ किस तरह से हुआ, उस पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले। तो ऐसी तमाम चीजें हैं। 15 लाख देने का वायदा किया, फिर कह दिया ये जुमलेबाजी है। तो बताइए, अब इनकी आलोचना ना करें तो क्या करें? अच्छा, संसद में आप एक बहुत अच्छी वक्ता हैं, और पर्सनल तौर पे मैं कहूँ, मुझे भी आपके भाषण बड़े पसंद आते हैं और अच्छा लगता है जब आप मंच पर बहुत तेजी से और जनता को बिल्कुल एक आकर्षण का कला आपके अंदर है। तो संसद में मुरादाबाद के मुद्दे आप उठाती रहेंगी। कोई, मैंने ये सवाल बीच में भी किया था इंटरव्यू में, कोई एक ऐसा मुद्दा बताएं जो मुरादाबाद की जनता के लिए आप संसद में प्रमुखता से उठाएंगी। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं मेरी लोकसभा क्षेत्र के। 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया था मुरादाबाद को, और मुरादाबाद अपने आप में एक इंडस्ट्रियल सिटी है, पीतल नगरी के नाम से है। लेकिन 10 साल में भी उन्होंने मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का काम नहीं किया। सारी सड़कें, नालियाँ सब टूटी पड़ी हैं, खंबे बीच सड़कों पे लगे हुए हैं। तो स्मार्ट सिटी का दर्जा जब उन्होंने नाम दिया था तो करना चाहिए था। मैं इस विषय को भी सदन में उठाने का काम करूंगी। मेरे यहाँ एक और बड़ा इशू है कि लाइन पार का काफी हिस्सा मुरादाबाद का बसा हुआ है। मतलब जो पुराना मुरादाबाद है वो है ही, लेकिन लाइन पार भी भारी आबादी, बड़ी तादाद में आबादी, लाखों की तादाद में लाइन पार रहती है। और लाइन पार पे कोई मतलब आवागमन के लिए जो ओवरब्रिज की बनने चाहिए, वो ओवरब्रिज वहाँ नहीं बने हैं। उससे लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है, और कई कई किलोमीटर घूम के उनको एक मतलब अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, अपने इलाज के लिए आना पड़ता है। तो एक ये गंभीर विषय है मेरे यहाँ। और एक हमारे यहाँ क्योंकि पीतल नगरी है और वहाँ बहुत लोग रोजगार उनका इसी से जुड़ा हुआ है, तो बड़े लोग परेशान हैं कि जो मजदूर तबका है जो वहाँ काम करता है, जो मतलब भट्टियों में काम करता है, जो मतलब खैरात पर रबिंग का काम करता है, और तमाम जो काम है वो एक एज के बाद नहीं कर पाते, और फिर बाद में मजबूरन उन्हें वो काम छोड़ के रिक्शा चलानी पड़ती है या कोई और मजदूरी करनी पड़ती है। उनका कोई इलाज की, कोई उनका इंश्योरेंस, कोई ऐसी उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं है जिससे कि वो आगे की ज़िंदगी, रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी या 60 साल से ऊपर वाली ज़िंदगी वो मतलब कंफर्टेबली रह सके। तो वो भी एक मेरे यहाँ विषय है, तो उसको भी मैं सदन में उठाने का काम करूँगी। चलिए ठीक है, एक बात और मुझे पूछनी है, लगभग हमारा इंटरव्यू आपसे पूरा हो रहा है, कि राहुल गांधी जी का, जो आपके गठबंधन के नेता हैं और आपने उनके साथ गठबंधन मिलके कांग्रेस का, सपा का, सबका गठबंधन था, चुनाव लड़ा, उनका एक बयान अभी आया, उनके पुतले भी फूके जा रहे हैं, हिंदू पे लेकर कुछ बयान है। क्या, मैं बिल्कुल ये जनरल बात आपसे कर रहा हूँ, क्या देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने बड़े संसद, मतलब सदन में, जो भारत का सिरमौर है, जो लोकतंत्र का मंदिर है, जिसकी तरफ को दुनिया देखती है, क्या वहाँ इस तरह की बातें, कम्युनल बातों के लिए जगह है या बिल्कुल जगह नहीं है? और अगर जगह है तो कब तक आखिर देश इन चीज़ों में उलझा रहेगा?
देखिए, कम्युनलिज्म की बात तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही, एनडीए ही करती है। हमारी पार्टी तो सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलती है। नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ राहुल नहीं, गांधी मैं राहुल गांधी जी ने भी यही कहा है कि कोई हिंदू केवल बीजेपी वाले ही हिंदू नहीं है, हम भी हिंदू हैं। आरएसएस वाले ही हिंदू नहीं है, हम भी हिंदू हैं। यही बात उन्होंने कही कि हिंदुत्व में कहीं नफरत की बात नहीं है। हिंदुत्व में तो हमेशा त्याग की बात है, दया की बात है, सबको साथ लेके चलने की बात है। तो हिंदुत्व तो ये सिखाता है कि सबको साथ लेके चलो, सबके साथ समान व्यवहार करो। हाँ, तो ये हम कभी भी हिंदुत्व ने ये नहीं सिखाया कि दूसरे से नफरत करो, दूसरे को मतलब उसके लिए बुरा चाहो। तो यही बात उन्होंने कही है कि जो हिंदू हैं वो केवल ऐसा नहीं है कि भाजपा वाले ही हिंदू हैं या जो मतलब आरएसएस वाले ही हिंदू हैं। ये बात उन्होंने कही है, और नफरत का तो कहीं हिंदुत्व में जगह। रुचि वीरा जी की विपक्ष ने जो चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी का जो विपक्ष था, इंडिया गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी ने संविधान का बदल देंगे और संविधान के मुद्दे पे भी चुनाव लड़ा है। आपके नेताओं के द्वारा शपथ भी ली गई है, तो संविधान हाथ में लेके ली गई, और राहुल गांधी तो रैलियों में संविधान को ले जा करके दिखा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, कि उनके शासनकाल में, यानी कि कांग्रेस के शासनकाल में, जो आज आपके गठबंधन के साथ है, संविधान में संशोधन किए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि आपने एक झूठा माहौल ये बना करके संविधान बदल देंगे, चुनाव लड़ा। इस पर आप क्या कहेंगे, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो संविधान है ये भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की आत्मा है। जो पूरा ताना बाना है हमारे जो संसद का भी, या जो हमारी सब कार्यशैली का हमारे देश की, तो ये एक मतलब एक संविधान के इर्द गिर्द बुना हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कई देशों का अध्ययन करने के बाद ही अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से इस संविधान की संरचना की, बड़े कठिन परिश्रम के बाद। तो इस संविधान से कोई भी भारतवासी नहीं चाहता कि इसमें कोई भी छेड़छाड़ हो। तो ये लड़ाई हमारी पार्टी ने, समाजवादी ने और इंडिया गठबंधन ने लड़ने का काम किया है, और आगे भी इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य तो कुछ गिनाती नहीं है, और पूरे कांग्रेस के 70 साल के कामों में आलोचना करना ही उनका मकसद है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार की बात कही, ये भी उनका एक तरह से अभिमान था, ये उनका मतलब घमंड था ये कि 400 पार, और जनता ने उनको वास्तविकता दिखा दी है। और इससे भी कहीं ना कहीं लोग घबराए और चिंतित हुए कि ये 400 पार का मकसद कहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का तो नहीं है। तो लोगों ने, हमारे इंडिया गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी ने मेहनत की है संविधान की रक्षा के लिए। हर भारतवासी का की जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा के लिए, उसकी लड़ाई को हम सब लोग लड़ने का काम करेंगे। जी वीरा जी, मेरा आपसे एक सवाल और भी है कि आपका राजनीतिक क्षेत्र की बात तो अलग हो गई, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में रुचि वीरा का बहुत बड़ा नाम है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। बिजनौर के युवाओं के लिए, बिजनौर के छात्र छात्राओं के लिए आपका पूरा सहयोग रहता है। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं, और आप किस चीज़ को ज़्यादा वरीयता देते हैं? कृषि आपकी पसंदीदा कार्य है या क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मेरे परिवार ने कभी भी जाति बिरादरी का, धर्म का मतलब या भेदभाव नहीं करा। और ये शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत बड़ा योगदान है, इसमें मेरे परिवार का है, मेरे ससुर का है, कुंवर सत्यवीर जी का, जिन्होंने की बहुत सारी संस्थाएं बिजनौर में, खासतौर से बिजनौर जनपद में बनाने का काम किया, और आसपास के अन्य मुजफ्फरनगर नर्सरी से लेके, और समझिए कि यूपी बोर्ड के भी, और जो पब्लिक स्कूल सीबीएसई का स्कूल भी, डिग्री कॉलेज भी, गर्ल्स के लिए भी, और कोएड भी, इंजीनियरिंग कॉलेज उन्होंने बहुत साल पहले, जब प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ इंजीनियरिंग में, तो सबसे पहले शुरू के ही 017 हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का कोड है।
सबसे पहले जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज बना इस एरिया में, जो घर बैठे बच्चों को इंजीनियर बनने का बच्चे बच्चियों को मौका दिया उन्होंने। और बीएड है, आपका बीएलएड है, एमएड है, एमबीए है, तमाम नर्सरी से लेके और सब उच्च स्तर तक की पढ़ाई के लिए यहाँ बच्चों के लिए संसाधन उपलब्ध कराए। गरीब बच्चों के लिए भी आपका परिवार और आप सहयोग करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं हम। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं या जो गरीबी रेखा वाले बच्चे हैं उनको का भी निःशुल्क पढ़ाई होती है। और 25,000 बच्चों को, लड़के लड़कियों को पढ़ाने का काम मेरा परिवार करता आया है। और वैसे आपका पारिवारिक कार्य क्या है, किस चीज को आप ज्यादा प्राथमिकता देते हैं? देखिए, हमारा जो व्यवसाय है वो कृषि है, मतलब हम खुद किसान हैं। और मैं बिल्कुल किसानों की आवाज उठाऊंगी। और मतलब हम लोग बिल्कुल जमीन से जुड़ के रहते हैं। मुझे भी खेती के बारे में शौक भी है, गार्डनिंग का शौक है और खेती की भी ज्ञान है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मेरे पति खेती करते हैं तो मुझे भी उसकी सब जानकारी है। तो मैं ये बताना ही चाहती हूँ, वो एक व्यवसाय है और उनकी सारी परेशानियों से, कृषि की परेशानियों को भी, खाद की कीमतों को भी, और फसल की क्या उचित आय होनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखती हूँ। और मेरे परिवार का हमेशा ये मानना है कि किसी भी समाज का अगर उत्थान चाहते हो तो उस घर के उस इलाके के बच्चों को शिक्षित करने का काम करो, ताकि वो आगे खुद भी अपने माता पिता, अपने परिवार को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अच्छा जीवन यापन का अवसर दे सकते हैं और आगे आने वाली उनकी पीढ़ियां भी उससे मतलब अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। अंत में परिपाटी न्यूज से आपको बात करके कैसा लगा, और परिपाटी न्यूज के लिए माननीय सांसद आप क्या संदेश देना चाहेंगी? बस मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। भाई, आपके चैनल अच्छे विषय, अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाए, जो कहीं आपस में एक भाईचारे को, जो हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, उसको आगे बढ़ाएं, कहीं नफरत की कोई गुंजाइश ना हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। धन्यवाद। ये थी रुचि वीरा जी, जो मुरादाबाद से नवनिर्वाचित सांसद हैं, और उम्मीद है कि ये सदन में, देश के लोकतंत्र के मंदिर में मुरादाबाद की जनता के मुद्दे उठाते रहेंगी। इसी के साथ देखते रहिए परिपाटी न्यूज। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।